गुरुवार को अमरावती में कोरोना के 192 नए कोरोना मरीज मिले हैं। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख महाविद्यालय प्रयोगशाला रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना की जांच की गई। इनमें जिले में 192 नमूने जांच में पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं। नए मरीज मिलने के साथ ही जिले में मामलों की कुल संख्या 97,192 पर पहुंच चुकी है। देश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र के सभी सीमा को सील कर दिया है। अब मध्य प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया है। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। पूरे देश में हर दिन नए संक्रमित बढ़ रहे हैं। वैसे सबसे अधिक कोरोना के संक्रमित महाराष्ट्र में ही है। ऐसे में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने अपने राज्य में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए नियम सख्त कर दिया है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा सील कर दी गई है। अमरावती जिले के धारनी तहसील में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। मध्य प्रदेश में प्रवेश से पहले लोगों को अपनी कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न पर्यटन गतिविधियों को अगली सूचना तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। मेलघाट के तहत आने वाले कई प्रमुख स्थानों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार ने संक्रमण वायरस कोविड-19 और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रसार को देखते हुए मुख्य वन संरक्षक और मेलघाट बाघ परियोजना के क्षेत्र निदेशक ज्योति बैनर्जी ने 10 जनवरी से अगले आदेश तक मेलघाट बाघ परियोजना क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन गतिविधियों, आवास, जंगल सफारी, हाथी सफारी, ट्रैकिंग, वन पार्क, रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के ज्ञानगंगा, काटेपूर्णा, नारनला, अकोला, बुल्ढाना, पांढरकवड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व शामिल है। वहीं पर्यटक संकुल आमझरी, सेमाडोह, कोलकास, चौराखंड, रायपुर, खानापुर, ढाकना भी इस दौरान बंद रहेंगे। वर्तमान में शहर, जिले और राज्य में ओमिक्रॉन और कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन पहले गृह मंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से 55 वर्ष से अधिक आयु के पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश के चलते पुलिस अधीक्षक अविनाश बरगल ने अमरावती ग्रामीण पुलिस के 29 अधिकारियों और 188 कर्मियों को घर से काम करने के आदेश दिए हैं। इससे 55 वर्ष से अधिक आयु के 217 पुलिसकर्मी गुरुवार से घर से काम कर सकेंगे। कोरोना की तीसरी लहर में राज्य में हजारों पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए। कई पुलिसकर्मी कोरोना से मारे गए हैं। दोनों ही मामले में युवा वयस्कों की तुलना में वरिष्ठों में कोरोनरी हृदय रोग का अधिक जोखिम होता है। कोरोना प्रकोप के बाद पुलिस, स्वास्थ्य प्रणाली और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी विभागों को बंद कर दिया गया था या विभाग के कर्मचारियों को घर से काम की सहूलियत दी गई थी। लेकिन अभी तक पुलिस को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए गृह मंत्री ने 55 साल की उम्र पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों को भी वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी है। आम्ही जे 55 वर्षावरील जे अंमलदार आणि अधिकारी आहेत यांना मी असं ऑब्झर्व केलेलं की त्यातील बरेच जण बीपी, शुगर आणि हृदयरोग यांचे म्हणजे यांचा त्यांना त्रास आहे। तर 55 वर्षावरील अंमलदार आणि अधिकारी यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। तर असे सुमारे 180 अंमलदार आहेत आणि 25 अधिकारी आहेत। त्यांचं वर्क फ्रॉम होम ज्यांना शक्य आहे, ज्यांच्याकडे त्या प्रकारची कामं आहेत त्यांनी वर्क फ्रॉम होम सुरू केलेलं आहे। अविनाश बड़गड़ ग्रामीण पुलिस अधीक्षक 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। इसमें दरियापुर के एक पुलिस कांस्टेबल प्रमेश अतराम, चांदुर रेलवे के एक पुलिस कांस्टेबल मगन मेहता और मोर्शी के एक पुलिस कांस्टेबल मोहन दुले शामिल है। ये सभी अब घर से थाने का काम कर सकेंगे। कोरोना की पृष्ठभूमि में ग्रामीण पुलिस बल के 29 अधिकारियों सहित 117 पुलिसकर्मियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है।
हाल ही में शुरू हुई कोचिंग क्लासेस को फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण बंद कर दिया गया है। प्रतियोगिता की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। इस बीच प्रतियोगी परीक्षाओं को और कोचिंग कक्षाओं को फिर से शुरू करने की मांग की जा रही है। अमरावती जिले के सभी प्रतियोगी परीक्षा शिक्षकों और प्राध्यापकों ने एक साथ आकर अमरावती जिला कलेक्टर पवनीत कौर को इस संदर्भ में निवेदन दिया। कलेक्टर साहेबांना भेटण्यासाठी आलेलो होतो। जिल्हाधिकारी उपस्थित नव्हते म्हणून आम्ही संबंधित जे निवासी उपजिल्हाधिकारी आहे त्यांना निवेदन दिलेलं आहे। अमरावती शहरातील जे सर्व स्पर्धा परीक्षा कोचिंग क्लासेस आहे त्यांच्या वतीनं आम्ही निवेदन आता दिलेलं आहे की गेल्या 2 वर्षामध्ये कोविडच्या काळामध्ये स्पर्धा परीक्षा होऊ शकलेल्या नव्हत्या, त्या आत्ता सगळ्या प्रस्तावित आहेत। त्यामध्ये अगदी राज्यसेवा परीक्षा आहे, पूर्व परीक्षा, त्याच्यानंतर कंबाईन ग्रुप बी एक्झाम आहे। याच्याशिवाय जी IBPSची जी प्रिलिम्स झाली त्याची मेन्स आता दुसरा टप्पा आता आहे। त्यामुळे विद्यार्थी सगळे परीक्षेच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये तयारी करत आहेत। अशावेळी जर कोचिंग क्लासेस बंद राहिले तर विद्यार्थ्यांचं अतोनात नुकसान होणार आहे, त्यांच्या करिअरचा संपूर्ण प्रश्न आहे। त्यामुळे आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना अशी विनंती केलेली आहे की त्यांनी कोचिंग क्लासेसला ऑफलाईन परमिशन द्यावी। आम्ही सगळ्या प्रकारचे जे बंधनं असतील शासनाने दिलेले ते पाळायला तयार आहोत। त्यांनी 50% उपस्थितीमध्ये जरी परमिशन दिली तरी आम्ही ते करू शकतो। मात्र विद्यार्थ्यांना काही करून अशा पद्धतीचं कोचिंगमधनं वंचित न ठेवता अशा पद्धतीनं जर परमिशन दिली तर विद्यार्थ्यांचाही फायदा होईल आणि शैक्षणिक नुकसानही टाळता येऊ शकते। अमरावती जिले के मोर्शी पुलिस ने अवैध रूप से मवेशियों को ले जा रहे एक वाहन को जब्त किया है। इस वाहन की टक्कर से मवेशियों की तस्करी का खुलासा हुआ है। हादसे में एक गाय की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल हो गए। नाला नदी पुल पर गुरुवार सुबह अवैध पशुओं को ले जा रहा एक टवेरा वाहन खाई में जा गिरा और एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई। 4 गाय घायल हो गई। इससे पहले टाटा पिकअप लोडिंग जीप में वरुण मोर्शी के माध्यम से मध्य प्रदेश की सीमा के पार अवैध जानवरों को ले जाया जा रहा था। जैसे ही पुलिस इन वाहनों पर नकेल कस रही है, अवैध रूप से जानवरों का परिवहन करने वाले व्यापारियों ने परिवहन के लिए टाटा सोमो टवेरा जैसे यात्री वाहनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इन जानवरों को वाहन की पूरी सीट हटाकर और 6 से 7 मवेशियों को मौके पर बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाकर उन्हें वध के लिए ले जाया जाता है। अमरावती जिला पशुवध निवारण समिति के सदस्य अजीत जोशी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में मवेशी वध पर प्रतिबंध लागू था और स्थानीय प्रशासन के आशीर्वाद से मोर्शी से जानवरों की निरंतर आवाजाही की जा रही थी। हादसे की सूचना मिलने के बाद मोर्शी हेरिटेज एसोसिएशन के आकांक्षी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और घायल गायों की देखभाल की। कुपोषण का नाम लेते ही मेलघाट का ही नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आज तक मिलावटी सामान की बिक्री के खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई है। इससे औषधि प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। धारनी मेलघाट की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है और यही पूरे मेलघाट के ग्रामीणों का बाजार क्षेत्र है। धारनी तहसील के गांव के लोग यहाँ के छोटे बड़े दुकानों से माल खरीदते हैं। हालांकि सूत्रों का दावा है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने आज तक शहर के होटल्स में बिकने वाले नकली सामानों का पता नहीं लगाया। इस वजह से कुछ होटलों में नकली मिठाइयों की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन आज तक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी नहीं दिखे। वैसे खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को मेडिकल, किराना, होटल जैसे शहर के प्रतिष्ठानों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खाद्य व औषध प्रशासन के अधिकारी धारनी शहर में कब आते हैं और कब चले जाते हैं, इसकी जानकारी आज तक नहीं मिल पाई है। धारनी से 150 किलोमीटर दूर अमरावती शहर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी मौजूद है, लेकिन खास बात यह है कि धारनी में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल काफी लंबी हो गई है। 2 महीने से अधिक समय से हड़ताल की वजह से अब एसटी कर्मचारी आर्थिक संकट में आ गए हैं। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल 2 महीने से भी अधिक समय से चल रही है। लंबे समय से चल रही इस हड़ताल की वजह से हड़ताल में शामिल कर्मचारियों का अब वेतन भी रोक दिया गया है, जिससे बहुत से कर्मचारी अब आर्थिक संकट में आ गए हैं। खासकर जिनके परिवार के एक ही कमाने वाला सदस्य है, उनके घर में सबसे ज्यादा मुश्किल है।
अमरावती एसटी डिपो के यांत्रिक सहायक कर्मचारी सुनील कलाने घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। उनके परिवार को वेतन की कमी के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शहर के चावरे नगर में उनका एक छोटा सा घर है, यहीं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन अब वेतन नहीं मिलने से वो लोग भारी संकट में आ गए हैं। स्थिति ये है कि घर में खाना पकाने के लिए रसोई गैस तक लेने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी अपनी मांग को लेकर हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। सांगणार की शासनानं लवकरात लवकर निर्णय घेऊन विलिनीकरणाचा मुद्दा सोडवण्यात यावा। आम्ही आता सगळे दुखवट्यामध्ये आहोत कर्मचारी, आणि आमच्या परिस्थितीचं भान ठेवून शासनाने हा मुद्दा लवकरात लवकर निकाली काढावा। माझ्यावर होता, पण आता का पगार वगैरे बंद आहे, तर पत्नी आणि वहिनी या दोघांच्या कामाच्या याच्यावर घरची आर्थिक परिस्थिती सध्या थोडीशी सुरळीत चालू आहे। कॉल करते आणि साड्यांचे कसे 50 रुपये, एका साडीचे 50 रुपये, असे 1-2 साड्या 100 रुपये रोज असा पडते। त्याच्यावर मी माझा घराचा म्हणजे संसाराचा हे खर्च जो आहे महिन्याचा तो आम्ही चालवतो। नाही, पिकोफॉलच्या भरोशावर होत नाही। त्यांना दवाखान्याचा मोठा मेजर ॲक्सिडेंट झाला होता, अशात आम्हाला एस टी डिपार्टमेंटमधून कोणत्याच प्रकारची मदत मिळाली नाही। मग इकडून तिकडून नातेवाईकाकडून पैसे इकडून तिकडून आम्ही जमवून त्यांचा ॲक्सिडेंट म्हणजे त्यांचा जो इलाज होता दवाखान्यामध्ये तो आम्ही पूर्ण करून घेतला। आता आमच्यावर पूर्ण कर्ज आलेलं आहे नातेवाईकांचं। नातेवाईक पण फोन करतात की आमचे पैसे कधी देणार म्हणून परत। त्यात हा 2 महिन्यापासून दुखवट्यामध्ये आम्ही आहोत आणि जोपर्यंत राज्य शासनामध्ये एस टीचं विलिनीकरण होणार नाही आम्ही सगळा परिवार आमचा आम्ही ठाम। अमरावती जिले के फ्लाईओवर पर स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित किए जाने और अब उसको हटाए जाने के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। मनपा का तर्क है कि प्रतिमा को सरकार की अनुमति के बिना स्थापित किया गया था, इसीलिए इसे हटाने के लिए पुलिस विभाग से एक पत्र भी मनपा को भेजा गया। जबकि प्रतिमा स्थापित कराने वाले विधायक रवि राणा का कहना है कि प्रतिमा को रखने के लिए जल्द ही अनुमति प्रदान करा दी जाएगी। युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार रात राजापेट फ्लाईओवर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक पूर्णाकार मूर्ति स्थापित की थी, लेकिन इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजकर कोई अनुमति नहीं मांगी थी। मनपा उप आयुक्त सुरेश पाटिल ने कहा कि ये मूर्ति अतिक्रमण के तहत आती है तो उसे हटाया तो जाएगा, लेकिन कब ये अब तक तय नहीं हो पाया है। पुलिस आयुक्त श्री गावित के साथ बातचीत कर पुतला कब हटाया जाएगा ये निश्चित किए जाने की जानकारी मनपा उपायुक्त पाटिल ने दी। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य माने जाते हैं, इसीलिए महानगर पालिका के अधिकारी जल्द से जल्द बैठक कर इस प्रतिमा को आधिकारिक रूप से मान्यता देंगे, ऐसा विश्वास विधायक रवि राणा ने यूसीएन से बात करते हुए जताया है। आज ज्या राजमाता जिजाऊ यांची आज जयंती आहे आणि सगळ्यांची माता राजमाता जिजाऊ यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने खऱ्या अर्थानं अमरावती जिल्ह्यातून अमरावती शहरातून जो राजापेठ उड्डाणपूल आहे याच्यासाठी 55 कोटी रुपये खर्च करून हा उड्डाणपूल आपण उभारलेला आहे आणि जसं रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराज विराजमान आहे त्याचप्रमाणे आज अमरावतीमधला हा रायगड या ठिकाणी आम्ही समजून अनेक अमरावतीकरांची एक मागणी होती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारला पाहिजे। वारंवार आम्ही मनपा आयुक्त प्रशासनासुद्धा विनंती केली, मागणी केली आणि मला असं वाटते सगळ्यांच्या मागणीनुसार कोणाचाच विरोध नाही आहे। मला विश्वास आहे अमरावती शहराचे महापौर तातडीची बैठक बोलवतील आणि या पुतळ्याला अधिकृत मान्यता देतील, कारण की सत्ता आमचीच आहे, आमच्या सगळ्या संबंधित लोकांची आहे। सगळ्यांना महापौरांना, उपमहापौरांना, मनपा आयुक्तांना सगळ्यांना माझी विनंती आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज हे सगळ्यांचे आहे आणि ज्या मावळ्यांनी हे पुढे येऊन हा पुतळा उभारला या मावळ्यांनासुद्धा मी शुभेच्छा देतो की एक चांगलं त्यांनी खऱ्या अर्थानं पुढाकार घेतला, अमरावतीवासियांची जी इच्छा होती ती पूर्ण केली आणि सगळ्या प्रशासनाने सगळ्यांनी जे आम्हाला कुठे ना कुठे या ठिकाणी सहकार्य केलं त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो आणि या ठिकाणी महापौर तातडीची बैठक घेऊन
अनेक विषयावर जसे बैठक घेतात तशी याच्यावर सुद्धा बैठक घेतील. याचा विरोध नाही करता या सगळ्यांना अधिकृतपणे मान्यता देतील ही आमची मागणी आहे. अमरावती जिले के वलगांव थाने में एक आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस बीच जांच समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आरोपी ने पुलिस द्वारा पीटे जाने के डर से थाने में आत्महत्या कर ली. मामला अब नागपुर आपराधिक जांच विभाग को सौंप दिया गया है. 23 सितंबर 2021 को रेप और पोस्को मामले के 50 वर्षीय दोषी अरुण जवांजल ने थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस घटना के बाद मामले की जांच CID को सौंप दी गई थी. इस दौरान पुलिस की पिटाई से आरोपी ने खुदकुशी कर ली थी. ये प्रारंभिक निष्कर्ष निकाला गया था. वलगांव थाने के तत्कालीन पुलिस कांस्टेबल गोरखनाथ जाधव, रामकृष्ण चांगोले और वलगांव थाने के तत्कालीन पुलिस कांस्टेबल सागर गोगटे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उस्काने का मामला सामने आया था. मामले को अब नागपुर आपराधिक जांच विभाग को सौंप दिया गया है. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती.